हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हम मानव तंत्र पढ़ रहे हैं और मानव तंत्र में हम लोगों ने जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं उनको डिस्कशन किया है, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिस्कशन कर चुके हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, बहुत ही सामान्य सा अर्थ निकलता है उत्सर्जन तंत्र का। वो ये कि शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उनके बाहर निकलने की जो व्यवस्था कहलाती है, उसमें जो तंत्र अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बनते ही कैसे हैं और कौन कौन से ये अपशिष्ट पदार्थ है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की क्या चलती हैं, उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। उपापचयी क्रियाएं जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई चीज या तो बनती है या फिर कुछ टूटता है, यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो है इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान होती है। इन उपापचयी क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। इनसे क्या बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, का निर्माण होता है। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अपशिष्ट पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि अमोनिया भी अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, ये भी उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनता है। इसके अलावा यूरिया भी अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिक अम्ल भी जो है अपशिष्ट पदार्थ है। इनफैक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ बनते रहते हैं। इन पदार्थों का निष्कासन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो बेसिकली हम उत्सर्जन तंत्र में, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है इन्हें शरीर से बाहर निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, और निष्कासित करने के लिए अलग अलग अंग हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हम जो यहाँ पे मुख्यतः जो पढ़ने वाले हैं वो तो हम यहाँ पे जो हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र है उसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारे शरीर में इसके अलावा और भी अंग है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यह शरीर में आविष के समान होते हैं। कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनको हम बाहर निकालते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, फेफड़ों के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी के जो ये अमोनिया, यूरिक और यूरिक अम्ल है, ये जो है ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट रूप से जाने जाते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हमारे शरीर के लिए उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ठीक है, इनको हम किस नाम से जान सकते हैं? इनको हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन करने के लिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो है इनके निष्कासन करने के लिए हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक तंत्र पाया जाता है और उस तंत्र का नाम क्या है? उस तंत्र को हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र जो है बना होता है, इसके अंदर हम देखें तो दो तो
वृक्क प्रेजेंट होते हैं जिनको हम किडनी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 मूत्रवाहिनियां होती हैं। ठीक है, जिनको हम यूरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक यहाँ पे मूत्राशय होता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है, मूत्र मार्ग। एक जो है मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा की उपस्थिति। तो हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से जो है उत्सर्जन तंत्र बना होता है। लेकिन उत्सर्जन में उत्सर्जन तंत्र के अलावा और भी जो है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं उत्सर्जन करने के लिए। तो अन्य जो प्रयुक्त अन्य तंत्र है यानी कि उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्रों की बात करें हमारे शरीर में तो वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि फेफड़े भी एक हमारे लिए उत्सर्जन तंत्र है। इसके अलावा हमारी त्वचा भी उत्सर्जन तंत्र की मतलब जो लवण है और अनावश्यक जो जल है इसका निष्कासन हम पसीने के रूप से त्वचा के द्वारा ही करते हैं। वहीं यकृत यानी कि लीवर भी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में मदद करते हैं। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से मदद करते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ये जो तीनों प्रकार के जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है ये किस तरीके के होते हैं और इनको कौन से जंतु जो है उत्सर्जित करते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो हमें पता है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इन तीनों में से सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे सबसे पहले अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है वो अमोनिया एक जलीय जंतु के द्वारा उत्सर्जित करने वाला अपशिष्ट पदार्थ है। और अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो क्या कहलाता है, तो अमोनिया का उत्सर्जन को हम बोलते हैं अमोनियो तसर्क। ठीक है, यानी कि अमोनोटिलिज्म। ठीक है, और अनेक प्रकार की अस्थिल मछलियां, उभयचर जलीय कीट अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं और अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए इसके उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो होती है, इसीलिए अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन से जंतु करते हैं, अस्थिल जो मछलियां हैं वो करती हैं। इसके अलावा उभयचर, इसके अलावा जलीय कीट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ है वो है यूरिया। ठीक है, यूरिया जो है इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो यूरिया जो है मुख्यतः कौन उत्सर्जित करता है, तो यूरिया को उत्सर्जित करने वाले जो जंतु है वो है स्तनधारी, जैसे कि हम लोग और समुद्री मछलियां। कुछ समुद्री मछलियां, देखो वैसे तो ज्यादातर जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया ही उत्सर्जित करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मछलियां हैं जो यूरिया भी उत्सर्जित करती है। और यूरिया के उत्सर्जन को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन को क्या बोला जाता है, यूरिया उत्सर्जी। यूरिया उत्सर्जी यानी कि यूरियोटेलिक।
जंतु बोला जाता है। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत जो है यूरिया में परिवर्तित करता है। पहले हम देखते हैं कि हमारे शरीर में यूरिया बनता कैसे है। तो देखो जब हम अमीनो अम्ल हमारे शरीर में होते हैं ना, उन अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन किया जाता है, ठीक है। और इन अमीनो अम्ल के टूटने से क्या निकलता है, हमारे शरीर में अमोनिया निकलता है। लेकिन इस अमोनिया को यकृत के द्वारा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यकृत जो होता है वो इस अमोनिया को बहुत ही जल्दी इसमें परिवर्तित कर देता है। यकृत जो होता है वो अमोनिया को परिवर्तित करता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर परिवर्तित करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अमोनिया जो है अत्यधिक विषैला है कंपैरेटिव टू यूरिया, ठीक है। तो अमोनिया को यकृत परिवर्तित कर देता है किसमें, यूरिया में, ठीक है। तो यकृत यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। और अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करने के चक्र को ऑर्निथिन चक्र बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिया का जो निर्माण है वो कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण जो है हम पूछा जाए तो किस चक्कर से होता है, ऑर्निथिन चक्र से होता है। और कहाँ होता है, यकृत में होता है। यकृत से फिर यह रुधिर में जाता है। यकृत से ये यूरिया जो यकृत वाहिनी है, यकृत शिरा जो है, शिरा से ये यूरिया जो है किसके पास जाएगा, वृक्क के पास, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे जाता है, ठीक है, यूरिया। फिर इसके पास यहाँ पे इसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। वो कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से जैसे अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हुआ और जिसे किडनी द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे किडनी जो है इस यूरिया के निष्पंदन के लिए उत्तरदायी रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास जो नाइट्रिक उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक अम्ल, ठीक है। यूरिक अम्ल जो है उसको उत्सर्जन करने में कम पानी की आवश्यकता होती है। और ये कौन, जितने भी पक्षी हैं, पक्षियों में अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा, यूरिक अम्ल। और जितने भी कीट है, सरीसृप है आदि, ये इनके जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पे यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अमोनिया को यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमोनिया यहाँ पे किस में परिवर्तित होता है, पक्षियों में यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूरिक अम्ल को बहुत ही कम, अत्यंत कम जल की साथ निष्कासित किया जा सकता है, यानी कि अत्यंत कम जल के साथ निष्कासित किया जाता है। किस रूप में, या तो छोटी छोटी गोलियों के रूप में या फिर एज ए पेस्ट के रूप में इसका निष्कासित किया जाता है, के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, रूप में उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। और साथ में ही यूरिया को उत्सर्जित करने वाले जो जंतु होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक, यानी कि यूरिक अम्ल उत्सर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मानव में पाया जाने वाला उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि यह कहाँ और कैसे पाया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र, इसको हम एज ए डायग्राम के साथ समझते हैं। तो मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एक साथ निष्कासित करता है और उसके लिए इस तंत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये सेम के बीज के आकार की क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है,
किडनी, किडनी यानी कि वृक्क। तो उत्सर्जन तंत्र को बनाने के लिए दो तो हमें क्या चाहिए, किडनी चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर हम ध्यान से देखें तो इन किडनी से इस तरीके से क्या निकलती हैं, ये है मूत्र वाहिनी, जो किडनी से मूत्र को लेके आती है और किस में संग्रहित करती है, मूत्राशय में। ये है यूरेटर, यानी कि दो ही क्या पाई जाती है, मूत्र वाहिनियां पाई जाती हैं, ठीक है। और वहीं हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों मूत्र वाहिनियां जिस थैलीनुमा संरचना में खुलते हैं उसे क्या बोला जाता है, ब्लडर, ठीक है, यानी कि यूरिनरी ब्लडर, या फिर हम बोल सकते हैं मूत्राशय, ठीक है। और एक जहां से मूत्र निष्कासित किया जाता है उसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा, यानी कि मूत्र मार्ग। और एक क्या पाया जाता है, मूत्र मार्ग पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलावा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो वाहिनी जो रुधिर को लेके आती है, ठीक है, तो उस जो छन्ने के लिए यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जो लेके आ रही है किडनी में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, वृक्क धमनी के नाम से, वृक्क धमनी जो महाशिरा से निकलती है। और जो यहाँ से लेके जाएगी उसको बोलते हैं वृक्क शिरा, ठीक है। तो वृक्क धमनी के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और प्लस क्या होते हैं, ऑक्सीजन की होती है वहां पे, ठीक है। तो ये इस किडनी के ऊपर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम एड्रेनलिन ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर का जो है उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, वृक्क यानी कि किडनी के बारे में, ठीक है। जिसका डायग्राम देखे तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि किडनी जो है वो मुख्य उत्सर्जन अंग है मानव शरीर का। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहता है कि यह है क्या है, मुख्य उत्सर्जन अंग है हमारे शरीर का। और यह शरीर से लगभग 70 to 80% जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकालती है, इसीलिए यानी कि 70 से 80% जो अपशिष्ट है उसको शरीर से बाहर निकालती है, इसे बाहर निकालने का कार्य करती है, ठीक है। अगर हम आकार की बात करें तो जो किडनी है इसका जो आकार है वो सेम के आकार का है, ठीक है। और यह जो दोनों सेम के आकार की है, भूरे रंग की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है। और इसको इस किडनी के ऊपर जो है वो क्या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कैप्सूल या वलकुट से ढकी रहती है, या हम बोल सकते हैं ये जो है वो क्या पाया जाता है, वृक्क आवरण है, वृक्क आवरण से ये ढकी रहती है। जैसे ही वृक्क आवरण हटाते हैं तो किडनी में दो भाग हमें देखने को मिलते हैं, एक भाग तो ये बाहर की तरफ जो हमें देखने को मिल रहा है ये भाग, ठीक है, इसके बीच बीच में इस तरीके से कॉलम पाए जाते हैं। ये जो मैं यहाँ पे डार्क करके आपको दिखा रही हूँ, ये जो रीजन है, एक तो ये भाग रहता है, ठीक है, और जो दूसरा भाग है वो बीच का भाग है, इसको हम वलकुट के नाम से यानी कि कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। इस तरीके से एक तो ये भाग पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वलकुट, ठीक है। और जो दूसरा भाग है वो इस तरीके से पिरामिड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये तो इस तरीके किडनी में दो भाग हमें बहुत ही क्लियरली देखने को मिलते हैं। ये तो ये वाला भाग जो है इसको हम मध्यांश भीतरी मध्यांश के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रत्येक किडनी के दो भाग हैं, एक बाहरी भाग होता है जो कि क्या कहलाता है, वलकुट, और एक भीतरी भाग होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं,
मध्यांश का नाम देते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि किडनी के अंदर रीनल आर्टरी, वक्रीय वृक्क शिरा, वृक्क ध्वनि प्रवेश भी करती है, निकलती भी है, और एक मूत्रवाहिनी निकलती है। इस तरीके से 2 पाइपें बाहर जा रही है, 2 वाहिनियां बाहर निकलती है और एक अंदर की तरफ प्रवेश करती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो रीजन है ये पाई कहाँ जाती है। लोकेशन की बात करें तो वृक्क जो होती है वो उदर गुहा में पाया जाता है, उदर गुहा में पीठ की साइड में, पीठ की ओर, अमाशय के नीचे और पीठ की ओर, अमाशय यानी कि स्टमक के नीचे, नीचे कशेरुक दंड जो रीढ़ की हड्डी है इसके दोनों ओर के बाएं व दाएं भाग में स्थित होती है। ये इसकी क्या है, लोकेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किडनी देखने को मिलती है। किडनी के मध्य भाग पर एक खांच होती है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। यानी कि अगर इस खांच की बात करें तो ये वाली जो खांच है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोला जाता है, हाइलम। ठीक है, तो ये मध्य में एक हाइलम पाई जाती है। इस हाइलम यानी कि वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच पाई जाती है। इस खांच को हम किस नाम से जानते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, इस हाइलम से क्या क्या चीजें प्रवेश करती है अगर देखें तो मूत्रवाहिनियां, तंत्रिकाएं, रक्तवाहिनियां हाइलम से होकर वक्र में प्रवेश करती है। तो इस हाइलम से किडनी के अंदर कौन कौन जाता है, एक तो तंत्रिका, जितने भी हमारे शरीर की तंत्रिकाएं हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, ठीक है, और मूत्रवाहिनी है। ठीक है, तो ये हाइलम से होकर ही प्रवेश करती है। इन हाइलम के द्वारा ही किसमें प्रवेश करती है, वक्र में, किडनी में प्रवेश करती है, वृक्क के अंदर। ठीक है, अब हम देखें कि हाइलम के भीतरी भाग पे एक कीप के आकार की संरचना पाई जाती है जिसके वृक्कीय श्रोणि या पेल्विस के नाम से जाना जाता है। अगर इस पेल्विस की संरचना को हम देखें तो वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ देखो, ये जो रीजन है वो हमारे पास क्या है, ये खांच जो है वो तो है हाइलम। ठीक है, ये तो क्या है, हाइलम है। और अगर हम यहाँ पे इस तरीके से कीपनुमा जो संरचना हमें देखने को मिल रही है इतनी, ये क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है वृक्कीय श्रोणि, श्रोणि के नाम से जानते हैं, यानी कि पेल्विस रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर डायग्रामेटिक हम इस स्ट्रक्चर को बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। ये हमारे पास क्या है, किडनी है। ये खांच जो है अंदर की साइड में जो जा रही है वो अलग अलग वाहिनियों को लेके जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो अलग अलग वाहिनियां जो है प्रवेश करती हैं और यहाँ से जो निकलती हैं वो क्या कहलाती है, ये है मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या है, इसके चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है या वृक्कीय आवरण पाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे इस तरीके से ये मध्यांश पाया जाता है किडनी का। ठीक है, और यहाँ जो है इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे ऐसे, ये कीपनुमा संरचना जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, वृक्कीय श्रोणि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो रीजन है हमारा यहाँ पे, ये रीजन जो है वो क्या कहलाता है, वलकुट रीजन। ये जो रीजन है वो है वलकुट रीजन। तो अगर हम देखें ये है वलकुट, ठीक है, और ये जो रीजन है वो है मध्यांश। ठीक है, और हाइलम रीजन है यहाँ पे। ठीक है, और ये मूत्रवाहिनी है।
ठीक है, और ये दोनों क्या हैं, रुधिर वाहिनी। तो अगर हम किडनी के अंदर दो चीजें हमें देखने को मिलती है, भीतरी भाग कॉर्टेक्स और यानी कि जो किडनी है इसके अंदर दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और एक देखने को मिलता है मेडुला। ठीक है, ये बाहरी और ये आंतरिक भाग है। अब क्या है, प्रत्येक किडनी के अंदर कई लाख उत्सर्जन इकाइयां पाई जाती है जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो हम सीधी सी बात बोले कि किडनी की संरचनात्मक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाती है, वो है नेफ्रॉन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारे कई लाख उत्सर्जन, नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन इकाई भी बोलते हैं, और ये कई लाख पाई जाती है प्रत्येक नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये नेफ्रॉन जो है इसकी संरचना क्या है और इसके कार्य क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेफ्रॉन की पहले हाँ स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद कार्य की बात करेंगे। तो नेफ्रॉन जो है ना, यानी कि जो नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु, हम नेफ्रॉन वर्ड ही यूज करेंगे यहाँ पे। नेफ्रॉन जो है दो स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। एक तो उसमें पाया जाता है बोमेन संपुट और दूसरा उसमें पाया जाता है वृक्क नलिका यानी कि रेनल ट्यूब्यूल। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बोमन संपुट के अंदर, तो बोमन संपुट बेसिकली बना होता है इस तरीके से, एक कप नुमा संरचना होती है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से रुधिर वाहिनी आती है। ठीक है, और यहाँ पे रुधिर वाहिनी की केशिकाओं का एक जाल बनता है। ठीक है, तो जो रुधिर लेके आ रही है उसे हम एफेरेंट यानी कि अभिवाही, ये तो कौन सी है, अभिवाही, और ये कौन सी है, अपवाही नलिका है। ये रुधिर को लेके आ रही है, यहाँ से रुधिर जाएगा और यहाँ केशिकाओं के जाल में यहाँ पे निष्पंदन का कार्य होता है। तो बेसिकली बोमेन संपुट के अंदर हम देखते हैं कि बोमेन संपुट जो है वो एक थैलेनुमा संरचना का बना होता है, और इसके अंदर हम देखें तो ये केशिकाओं का जो नेटवर्क है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से इसको जानते हैं। ग्लोमेरुलस को घेरे हुए एक कपनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थैलेनुमा संरचना होती है बोमेन संपुट, और इस बोमेन संपुट में अभिवाही शाखियों का केशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोमेरुलस क्या है तो हम बोलेंगे कि अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का गुच्छा, एक गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। और बोमेन संपुट जो है कपनुमा संरचना होती है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो है बोमेन संपुट में अपशिष्ट यानी कि जो जितना भी है बोमेन संपुट का निस्पंदन का कार्य होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है और वृक्क धमनी से जुड़ा रहता है, और जो दूसरा सिरा होता है स्वच्छ ब्लड से जुड़ा रहता है, यानी कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो अपशिष्ट ब्लड है, अपशिष्ट रुधिर है। ठीक है, और यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा ब्लड है, वो स्वच्छ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बोमेन संपुट होता है। उसके बाद में पाई जाती है वृक्क नलिका जो है बहुत ही निचला हिस्सा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसके बारे में हम डिस्कशन करें तो
आप देखोगे कि बोमन संपुट जो है आगे एक नलिका में खुलता है, ठीक है, और ये नलिका फिर आगे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है। इसका भी नाम देंगे, पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। और उसके बाद में एक और नलिका रहती है, ठीक है, इस तरीके से, और ये नलिका जो है आगे ओपन होती है इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, ये इस तरीके से। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये होती है कि जो बोमन संपुट है वो आगे खुलता है एक समीपस्थ कुंडलित नलिका में, जिसको हम PCT के नाम से जानते हैं, पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। उसके बाद ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनले का लूप, हेनले लूप के नाम से इसको जानते हैं। और फिर उसके बाद में आती है DCT, यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। और उसके बाद जो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी क्या कहलाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, संग्राहक या संग्रह नलिका, ठीक है। संग्राहक नलिका जो आगे जाके किस में खुलेगी, ये मूत्रवाहिनी में, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये आगे खुलती है उसके अंदर जो पेल्विस था ना, जिसको वृक्कीय श्रोणि बोला जाता है, वृक्कीय श्रोणि में खुलती है। और यहाँ से वृक्कीय श्रोणि से मूत्र किस में जाएगा, मूत्र वाहिनी में, और मूत्र वाहिनी से मूत्र जाएगा मूत्राशय में, और मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है नेफ्रॉन की, ठीक है। ये एक नेफ्रॉन की संरचना थी, लेकिन नेफ्रॉन की कार्य प्रणाली क्या है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये मूत्र का निर्माण करती है। इसके अलावा जो हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि मूत्रवाहिनियां पाई जाती है, ठीक है, जो कि मूत्र को लेके आती है मूत्रवाहिनियां किडनी से, ठीक है, ये 2 होती है संख्या में, ठीक है, और यह मूत्र को मूत्राशय तक लेके जाने का कार्य करती है। तो ये कहाँ से कहाँ, वृक्क से मूत्र को कहाँ पहुंचाती है, मूत्राशय तक, ठीक है, परिवहन का कार्य करती है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, मूत्र परिवहन का कार्य करती है, ठीक है। मूत्रवाहिनी की जो नलिका है ये किसकी बनी होती है, ये चिकनी मांसपेशियों की बनी होती है, ठीक है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय जो है वो एक थैलीनुमा संरचना है, हम जानते हैं ये क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मूत्र का भंडारण किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है। मूत्रवाहिनियां यहाँ पे मूत्र को लाके रख देती है। यह पाया कहाँ जाता है मूत्राशय, ये श्रोणि के ठीक ऊपर जो हमारी प्यूबिक बोन है उसके पश्च भाग में पाया जाता है। यह है श्रोणि के ठीक ऊपर, यानी कि हमारा जो कमर का निचला हिस्सा है वहां पे इसकी उपस्थिति देखी जाती है। वह जो प्यूबिक बोन है उसके पीछे पश्च भाग में ये पाया जाता है। आकार इसका नाशपति जैसा होता है, आकार का होता है, और यह लगभग 400 से लेके 600 ml जो मूत्र है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूत्राशय पाया जाता है। और लास्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है मानव उत्सर्जन तंत्र की, वो है मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्र मार्ग की अगर हम बात करें तो मूत्र मार्ग एक नली नुमा संरचना है,
ठीक है। और जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर निकालती है, तो यह क्या करता है, मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। बाहर निकालने के लिए ये मार्ग पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे मेल और फीमेल में ये मार्ग जो है वेरी करता है, यानी कि नर में क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग है वहीं से ही शक्लन वाहिनियों से वीर्य निकलता है और वहीं से ही जो है मूत्र निकलता है, यानी कि नर के अंदर जनन मार्ग व जो मूत्र मार्ग है वो एक ही होता है, ठीक है। तो वो एक ही है, जबकि मादा के अंदर हमें जनन मार्ग अलग है और मूत्र मार्ग जो है वो अलग है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो नर के अंदर हम क्या देखेंगे कि मूत्र मार्ग से ही नर में क्या होता है, मूत्र मार्ग से ही तो क्या निकलते हैं, वीर्य निकलता है और मूत्र मार्ग से ही मूत्र निष्कासित किया जाता है, जबकि फीमेल में इस तरीके से नहीं होता। पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई भी ज्यादा होती है कंपैरेटिव मादा के, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा, जिस हमने किडनी पढ़ी, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन पढ़ा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रवारक के बारे में पढ़ा। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है कि जो नेफ्रॉन है या किडनी की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है, जिसको हम लोग उत्सर्जन इकाई के नाम से भी जानते हैं, नेफ्रॉन जो है वो मूत्र का निर्माण कैसे करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।